राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं पूनम गौंड राजकीय इंटर कॉलेज पुरवाला दोगी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय कचरा संग्रहण एवं निपटान में संबोध कचरे का निपटान व प्लास्टिक के संबंध में चर्चा करेंगे। विषय में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित किए गए हैं: कचरे का निपटान, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट, कागज का पुनः चक्रण, प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। कचरा। बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सा ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिसे करने के बाद उस पर चढ़े हुए आवरण को या फिर जो है कि कवर को हम फेंक देते हैं। जैसे हम दूध की थैली लेकर आते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं और थैली प्लास्टिक की होती है, इसलिए उसे हम फेंक देते हैं। इसी तरीके से हम बिस्किट के पैकेट खरीदते हैं, चिप्स के पैकेट खरीदते हैं, उसको खाते हैं और बाहरी आवरण को यानी उसका कवर जो होता है उसको हम कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। ऐसा हमारी आदत में भी होता है कि हमने कुछ खाया और उसको वहीं पर डाल दिया। जैसे हम मूंगफली खा रहे हैं, उसके छिलके हमने सड़क पर चलते चलते फेंक दिए। हम टिकट खरीदते हैं बसों से और बस में से उतरने के बाद टिकट को फाड़ कर वहीं फेंक देते हैं। इसी तरीके आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और हम खुद भी ऐसा करते हैं क्योंकि हमारी ये आदत में आ जाता है। जैसे हम किसी पेज पर लिख रहे हैं और लिखते वक्त अगर कुछ जरा सी गलती हो जाए तो हम पूरे पेज को फाड़ते हैं और फेंक देते हैं। तो इस प्रकार अगर आप नोटिस करें, अगर आप ध्यान दें तो इस प्रकार कितना कचरा हम एक दिन में वेस्ट बाहर की तरफ फेंकते हैं या फिर बाहर जो है कि उसको फेंकना पड़ता है। तो बच्चों, ऐसा जो कचरा है जो आप अपने घर में रोज जो है कि उत्पन्न कर रहे हैं, जिसको फेंकना पड़ता है, ऐसे कचरे को अगर आप देखेंगे तो ये जो है कि आपके घरों में अगर 2-3 दिन तक या 4 दिन तक छोड़ दिया जाए तो आपके घर में किस प्रकार से कचरे का ढेर उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप उस कचरे को 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक ना फेंकें तो आप देखेंगे कि एक ज़्यादा मात्रा में कचरा आपके घर में उत्पन्न हो जाएगा, या फिर आप इतना ज़्यादा कचरे का ढेर लगा देंगे जिसे देख करके आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। और यदि आप देखें, अगर इस प्रकार पूरा मोहल्ला, आप इमेजिन करें कि अगर सारा कचरा जो है अपने अपने घर के बाहर रख दे तो फिर देखें दृश्य कैसा होगा। और यदि नगर पालिका की गाड़ी जैसे शहरों में आती है और वो उस कचरे को ना ले जाए तो दुर्गंध और जो स्वच्छता अस्वच्छता में बदल जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर हम कचरे के विषय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कचरा जो है उसका निपटारा किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कचरे का बहुत बड़ा ढेर लग गया है। अब यदि इस कचरे को नगर पालिका के लोग नहीं लेकर जाएंगे तो ये कचरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और बहुत सी बीमारियां उत्पन्न कर देगा। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़े मात्रा में कचरा इकट्ठा हो रखा है। तो बच्चों, आप अपने घरों में जो कचरा होता है, जब नगर पालिका की गाड़ी आती है तो उसमें आप उसको डाल देते हैं। आप डालने से पहले गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखते हैं और फिर उसको उस गाड़ी में डाल दिया जाता है। फिर वो गाड़ी जो है उस कचरे को कहाँ लेके जाती है, किस प्रकार से उस कचरे का निपटान किया जाता है, क्या आपने कभी सोचा वो कचरा कहाँ जाता होगा और फिर उस कचरे का क्या होता होगा? यदि वो कचरा इसी प्रकार से इकट्ठा होता चला जाए तो पूरा शहर कचरे का ढेर बन जाएगा। पर हमारी जो व्यवस्था है जिसमें हम इस कचरे का निपटान करते हैं, तो वो जो निपटान है उसको करने के लिए आप चित्र में देख रहे हैं एक क्षेत्र है जहाँ पर ये गाड़ी जो है गाड़ी आती है और यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें इन कचरों को डाल दिया जाता है और बाद में इसको भर दिया जाता है और इसको ऐसे ही लगभग 15-20 सालों तक छोड़ दिया जाता है ताकि जो कचरा इसके अंदर डाला गया था वो इसमें मिल जाए या फिर जो है कि वो उर्वरक के रूप में बदल जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सफाई कर्मचारी हैं कूड़ा एकत्र करके ट्रकों के द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं या जिन्हें हम गर्त कहते हैं वहाँ ले जाते हैं और इन खुले क्षेत्रों को हम भराव क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक भराव क्षेत्र है। वहाँ कचरे के उस भाग का जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग न किए जाने वाले
कचरे से पृथक किया जाता है। यानी कि दो प्रकार के कचरे में बांट दिया जाता है। एक जिसे आप पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, कांच है, लोहे से बनी चीज़ें हैं, उनको जो है कि आप दोबारा से उपयोग करेंगे। इसके अलावा जो उपयोग न किए जाने वाला कचरा है, जैसे कि आप घरों में जो प्लास्टिक के कचरा निकलता है, जो आपके जैविक कचरा होता है, जो आपके किचन से निकल रहा है, जिसमें साग सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, तो उनको अलग डाला जाता है ताकि वो उर्वरक यानी कि खाद में बदल सके। तो इस प्रकार से दोनों ही कचरों को यहाँ पर पृथक किया जाता है और उसके बाद इस भराव क्षेत्र में डाला जाता है अलग अलग। बच्चों, इस प्रोसेस को अगर हम चाहें, इस प्रक्रिया को हम खुद अपने घर में भी करके देख सकते हैं। यदि हम अपने घर के ही कचरे को दो भागों में बांट दें, जिसमें हम इस प्रकार का कचरा एक डब्बे में या एक बाल्टी में डालें जिसमें रसोई घर के कुछ या फिर जैविक चीज़ें हों, जैसे पत्तियां हैं, या फिर आप घरों में जो साग सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं उनके छिलके हैं, या फिर फलों के छिलके हैं, या फिर जो है कि इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि किचन में आप वेस्ट रूप में सब्जियों से जो है कि निकल रही हैं, तो उनको जो है कि आप अलग डाल रहे हैं, फलों से जो प्राप्त हो रही हैं तो उनको आपने एक अलग डब्बे में डाल देना है। दूसरा, अब दूसरे डब्बे में आपने कांच या फिर जो है कि लोहे की कोई चीज़ है या चप्पल है या फिर इस प्रकार की जो चीज़ें जो वेस्ट आपके घर से निकल रही हैं उनको डाल देना है। तो दोनों प्रकार के कचरे को आपको दो अलग अलग डब्बों में डालना है। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि 4 गड्ढे इन्होंने खोदे हुए हैं जिसमें दोनों कचरों को दो दो पन्नियों में भरा गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इनको यहाँ पर दबाया जा रहा है और उसके बाद जब आप इसे दबाएंगे तो 2 या 4 दिन के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। फिर उसको आप ये देख पाएंगे कि जो किचन से निकला हुआ जो जैविक कचरा था, यानी कि जो वनस्पति का कचरा था, वो धीरे धीरे उसमें से जो है कि आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो गया होगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा, वो काले रंग का दिखाई देने लग जाएगा और उसमें दुर्गंध भी नहीं आएगी आपको। तो यानी कि वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। और जो बाकी का दूसरा वाला कचरा था उसको अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर किसी भी प्रकार से सड़ेगा नहीं, इसके अंदर किसी भी प्रकार से मिट्टी में मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो पूर्णतः विगलित है एवं उससे दुर्गंध नहीं आती है, आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्णतः विगलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किस ढेरी के कचरे का विगलन हुआ और किसका नहीं हुआ, बच्चों ये प्रक्रिया आप करके देखेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती हैं जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। तो बेटा इसमें बच्चों इसमें कंपोस्टिंग, जिसमें कुछ पदार्थों के विगलित होकर के खाद बनने की प्रक्रिया, जिसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं, यानी कि खाद बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया जो जैविक कचरा है, जैसे कि आपने साग सब्जी या फिर जो फलों के छिलके वगैरह से बनाया है, उसको हम परिवर्तित जब कर रहे हैं तो इसको हम कंपोस्टिंग कहेंगे। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्रायः एक रंग होता है नीले रंग का और दूसरा हरे रंग का होता है। आपने देखा होगा कचरा पेटी में एक नीले रंग का होता है और दूसरा हरे रंग का होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाला पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे कि जिसे हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं, कांच। क्या आपने ये ध्यान दिया है कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विगलित नहीं हुए थे? जब आपने वो प्रक्रिया देखी तो उसमें ये जो प्लास्टिक है, धातुएं हैं, कांच है, ये कूड़े के ढेर में विगलित नहीं हुए हैं। हरे कूड़ेदान यानी कि रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्ट को एकत्र करने के लिए होते हैं। जो हरे वाले डब्बे होंगे उसमें आप जंतु या पादप के अपशिष्ट एकत्रित करेंगे। आपने ये नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विगलित हो जाते हैं, जैसा कि बच्चों आपने इससे पहले देखा। ये आपके सामने चित्र है जिसमें पत्तियों का ढेर है।
इसको जलाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर काला धुआं आपको दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही होता है जब किसान अपने खेतों में बची हुई जो पत्तियां होती हैं उनमें आग लगा देते हैं, और उसके बाद इस प्रकार से जैसे गेहूं है या फिर जो है गेहूं बोते हैं और उसके बाद काटने के बाद फसल को जो बचा हुआ होता है वेस्ट, उसमें वो आग लगा देते हैं। तो जिससे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, और इस काले धुएं में बहुत ही हानिकारक गैसें होती हैं जिससे आपको सांस लेने में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के धुएं से निपटारे के लिए या फिर जो है कि इस प्रकार की गैसों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए अब इस पद्धति को बदला जा रहा है, ताकि इसको जलाया ना जाए और बिना जलाए हुए ये जो अपशिष्ट है इससे खाद बनाई जा सके। तो हम इसको इस प्रोसेस में ला रहे हैं कि इसको दबा करके आप इससे खाद बना सकें, इसको जलाने के बजाय। अगला हमारा जो इसमें टॉपिक होगा वो है वर्मी कंपोस्ट। बच्चों आपके सामने ये जो चित्र है ये लाल केचुए का है, और कंपोस्ट के बारे में अभी आपने पढ़ा कि कंपोस्ट में हम खाद बनाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट भी एक वही प्रक्रिया है जिसमें हम यहाँ पर केचुए का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सामने लाल केचुआ है, और ये केचुआ जो है ये कृमि, ये खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या फिर कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं, जब हम लाल केचुए की मदद से खाद बनाते हैं। बच्चों आपने मिट्टी में यदि पौधे आप लगाते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि उसमें केचुए भी होते हैं। ये जो केचुए होते हैं ये बहुत ही लाभकारी होते हैं, इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ कर देते हैं। मिट्टी के अंदर होते हैं और ये मिट्टी को उपजाऊ करने का काम करते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है वो एक कृत्रिम विधि है जिसमें जो है कि बहुत सारे केचुओं को ला करके इकट्ठा करके और फिर बहुत अच्छी खाद को बना सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं इसको, और इसको जो है भोजन दे करके और उस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग की विधि है। इसमें आप देख रहे हैं लाल केचुओं के लिए आहार दिया गया है। हम केचुए को आहार देते हैं जब हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। जो प्रोसेस होता है उनमें जब केचुए ला करके डाले जाते हैं तो उनको आहार भी दिया जाता है। उस आहार में आप क्या देंगे, जिसमें आप अपनी किचन से निकला हुआ जैसे कि साग सब्जियों का छिलका, अंडे का छिलका, आप उसको आहार के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो है कि छोटे छोटे जो है कि तोड़ करके दिए जाते हैं, टुकड़ों में दिए जाते हैं, और इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसमें आप खट्टी चीज़ें जैसे नींबू है, सिरका है, आप इन चीज़ों को नहीं देंगे। नमक नहीं देते हैं इसमें आहार में। इसके अलावा जो है कि आप किसी भी दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार ये लाल केचुए को आहार देने का दृश्य है जिसमें आप आहार दे रहे हैं। ये वर्मी कंपोस्टिंग का ही एक चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं केचुए जो हैं वो यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। सोचिए और फिर फेंकिए। जी बच्चों, आज आप इसमें देखेंगे कि यदि आप कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं और यदि आप 2-3 दिन अपने घर में कचरे को इकट्ठा करते जाएं बाल्टी के अंदर या किसी डब्बे में, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। और यदि उसको हम फेंके नहीं, हम अपने घर में ही रखें, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारे घर में ही कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाएगा। तो हमें बच्चों किसी भी चीज़ का प्रयोग करने से पहले अगर उसको वेस्ट ना करा जाए, इसके बारे में भी सोच लिया जाए, तो इतना कचरा इकट्ठा नहीं होगा। तो हमें सूझबूझ के साथ चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कचरा ना करें और स्वच्छता का भी ध्यान रखें। अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, इसमें कागज का पुनः चक्रण। कागज का पुनः चक्रण यानी कि कागज का पुनः जो है कि इस्तेमाल किया जाना है। वो किस प्रकार से होगा? कागज जो आप अपने घरों में बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, जैसे लिफाफे में यूज़ करते हैं, या फिर आप जो है कि अपनी कॉपी में यूज़ कर रहे हैं, किताबों में यूज़ कर रहे हैं, अखबार में यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का हम अपने जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं।
पर बच्चों कितना सारा कागज हम वेस्ट भी कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि जब आप अपने घरों से इन कागजों को बाहर निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, आप रद्दी वाले को बेच देते हैं। तो रद्दी वाला उसको फिर ले जा करके किसी फैक्ट्री में बेच देता है, और फिर वो फैक्ट्री वाला जो क्या करेगा, उस कागज को दोबारा से उसकी लुगदी बना करके और उसको मैन्युफैक्चर करके आपके सामने नए कागज के रूप में प्रस्तुत कर देता है, यानी कि उससे एक नया कागज बना दिया जाता है। ये प्रोसेस बच्चों यदि आप अपने घर में करना चाहें तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने अपने घरों का कागज जो है वो इकट्ठा करना है, पर उसमें उन कागजों को अलग कर देना है जिस पर एक पन्नी की शीट होगी या फिर जो है कि प्लास्टिक की शीट होती है, या चमकीला जो कागज होता है उसको आपने सादे कागज से अलग कर देना है। सादे वाले कागज के आपने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, उसके बाद उसको किसी पानी में या फिर टब में भिगो देना है। भिगोने के बाद आपके पास एक जाली या फिर फ्रेम होना चाहिए जो जाली युक्त होगा। आप उसकी लुगदी को, जो आपने कागज उसके बाद जब आपने पानी में डाला था उसकी लुगदी बनाई थी, उसको आपने इस फ्रेम के ऊपर बिछा देना है, जिससे क्या होगा, पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो उस जाली से नीचे चला जाएगा। अगर आप रंगीन कागज बनाना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ बूंदे रंग की भी डाल दें, और उसके बाद उस लुगदी को फेंट करके तब आप उस पर बिछाएं, और पतली शीट के रूप में बिछाना है। जब पानी पूरी तरीके से छन जाएगा तो आप उसको धूप में सुखा दें, और उसके बाद उससे आप एक नया कागज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम अपने घरों में कागज बना लेते हैं। तो कागज का पुनः चक्रण, ये विधि जो है कागज को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए प्रयोग की जाती है। अब जो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है? आप अगर देखें तो प्लास्टिक आपके जीवन में कितना उपयोगी हो गया है। अगर वरदान के रूप में देखें, आप प्लास्टिक के बिना अपने आसपास की चीज़ों को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके हाथ में जो पेन है वो भी प्लास्टिक का है, आप जो सुबह उठकर ब्रश करते हैं वो भी प्लास्टिक का है, आपकी चप्पल प्लास्टिक की होती है, आपके पास जो है कि और भी कुर्सियां हैं वो प्लास्टिक की हैं। आप बच्चों अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारा सामान आपके पास प्लास्टिक का मिल जाता है। आपकी गाड़ियों में भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की लगी हुई होती हैं। तो प्लास्टिक जो है वो आज हमारे पास एक आवश्यकता के रूप में भी बन गया है, पर ये वरदान ही है या अभिशाप बन चुका है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लास्टिक के अति उपयोग को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? उपयोग तो हम कर रहे हैं, पर अति उपयोग को कम करने के लिए क्या करेंगे? कचरे के निपटान के लिए क्या करेंगे? अब जो कचरा इकट्ठा हो जाएगा प्लास्टिक का, उसको कैसे निपटाएंगे? अगर हम बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसको कैसे निपटाएंगे? क्योंकि प्लास्टिक तो आप उसको जो है कि दोबारा से यूज़ तो कर सकते हैं, पर उसको पूरी तरीके से उसका निपटारा नहीं किया जा सकता है। तो प्लास्टिक के अति उपयोग को निम्नतम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करेंगे। हमें कम से कम उपयोग करना है। प्लास्टिक की थैलियों का हमें ज़रूरत पड़ जाती है, पर हम उसका कम से कम उपयोग करेंगे। जहाँ भी संभव हो वहाँ बिना किन्हीं दुष्प्रभाव के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग भी करेंगे। आप जैसे बाजार से कुछ लेके आ रहे हैं और यदि वो दोबारा से प्रयोग में लाई जा सकती है तो आप उसे दोबारा से ही प्रयोग में लाएं। आप अन्य दूसरी थैली का उपयोग ना करें या दोबारा नहीं खरीदें उसको। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने के लिए आग्रह करेंगे। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर के जाएंगे। इसके अलावा हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। आप देखते हैं बच्चों कि दुकानदार हमें खाने की चीज़ें प्लास्टिक की थैली में डाल करके दे देते हैं, या फिर जो गरम गरम कोई चीज़ अगर आप ले रहे हैं वो भी प्लास्टिक की थैली में दे देते हैं। ये प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, तो हमें इसको ना कहना है। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हमने उपयोग कर लिया फिर हम इधर उधर उसको डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हम प्लास्टिक की थैलियों को, अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं। हमें इसे जलाना नहीं है। जब हम प्लास्टिक की थैलियों को जलाते हैं तो वो उसमें
बहुत ही हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। हम कचरे की प्लास्टिक की थैलियों में न भरें। कचरे को हमें प्लास्टिक की थैलियों में नहीं भरना है और ना ही उसको बाहर फेंकना है। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करेंगे। जो वर्मी कंपोस्टिंग है उसका उपयोग करके रसोई के कचरे का हम निपटारा करेंगे। हम कागज को पुनः चक्रित करेंगे। हम कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए प्रयोग करें। तो ये कार्य हम बच्चों कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक के जरूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए और फिर उसके बारे में आप लोग भी चर्चा कीजिएगा। हम जितना कचरा पैदा करेंगे उतना ही उससे छुटकारा पाने में हमें कठिनाई होगी। तो हमें बच्चों इस बात पे ध्यान रखना है, इस बात पे फोकस करना है कि हमें बिना आवश्यकता के कचरा पैदा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर आवश्यक है तभी आप प्लास्टिक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप इसको न लें। आइए एक बार जो हमने पढ़ा उसके बारे में पुनः देखते हैं। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। बाद में भरान करके हम इस पे पार्क भी बना सकते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। यह भी आपने पढ़ा। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं के द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है। पुनः चक्रण के द्वारा बने कागजों से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय भी खोजने चाहिए। ये एक चिंता का विषय है जिसमें आपने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, उसका निपटारा करना। दिल्ली जैसे शहरों में शरद ऋतु में ढेरों पत्तियां जलाई जाती हैं। इन पत्तियों के जलने पर उत्पन्न गैसें सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों से मुक्त होने वाली गैसें जैसी ही होती हैं। यदि हम पत्तियों को जलाने की अपेक्षा इनसे कंपोस्ट बनाएं, तो हम रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी ला सकते हैं। हमें इसे जलाना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पत्तियों को जलाना नहीं है, हमें इससे कंपोस्ट बनाना है। क्योंकि यदि हम इसे जलाएंगे तो बहुत ही हानिकारक गैसें उत्पन्न होंगी जो कि हमारे वातावरण को दूषित करेंगी और बहुत सी सांस से संबंधित बीमारियां भी इससे उत्पन्न हो जाती हैं। हरे क्षेत्रों जिनमें शुद्ध वायु होनी चाहिए वास्तव में पत्तियों के जलाने से विषैली गैसों से भर जाती हैं। यदि आप किसी को भी पत्तियों को जलाते हुए देखें तो उनकी शिकायत नगर पालिका के अधिकारियों से कर सकते हैं या फिर आप समाचार पत्रों में भी लिख सकते हैं। पत्तियों को जलाने के विरुद्ध अभियान चलाकर सामाजिक जागरूकता पैदा करें। आप इसके लिए सामाजिक जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि गिरी हुई पत्तियों को जलाया नहीं जाए, उनको जलाना नहीं है, बल्कि इन पत्तियों से कंपोस्ट बनाई जाए। हमें कंपोस्ट बनाने पर फोकस करना है। अपने शहर अथवा राज्य के वृक्ष प्राधिकरण को लिखिए कि पत्तियों को जलाना एक दंडनीय अपराध है। मूल्यांकन। बच्चों, आज हमने कचरा निपटान के बारे में जो भी पढ़ा है उसके बारे में हम एक जो है कि देखेंगे हमने कितना सीखा। पहला प्रश्न है, कचरा कहाँ कहाँ होता है? विद्यालयों में, दुकानों में, कार्यालयों में या सभी में? तो आप सभी जगह कचरा देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, विगलित कचरे का क्या करते हैं? जो कचरा विगलित हो जाता है उसका क्या करते हैं? उसको मृदा में मिला देते हैं, फेंक देते हैं, भिगो देते हैं
या कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो कचरा विघटित हो जाता है उसको पुनः मृदा में मिला देते हैं, क्योंकि एक अच्छी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मृदा में मिला देते हैं। ये आपका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है आपके पास, कूड़े को कहाँ डाला जाता है? गड्ढों में, नदी में, जल में, आसमान में? तो क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? क्योंकि भरान क्षेत्रों में हम इसको ले गए थे, तो इसका सही आंसर होगा गड्ढों में। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि, खाद बनाने के लिए, कूड़ादान के लिए, या कोई नहीं? तो आप जानते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, केंचुए को किसानों का क्या कहा जाता है? तो बच्चों, आपको बताया गया था कि केंचुए जो हैं वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, आपके पास ऑप्शन थे मित्र, दुश्मन, सलाहकार या कोई नहीं। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? मित्र। तो बच्चों, इस प्रकार से आज आपने कचरा निपटान और प्लास्टिक जैसी समस्या, और वो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, इसके संबंध में चर्चा करी। बच्चों, हमें ध्यान देना है कि हमें प्लास्टिक का अनावश्यक रूप से उपयोग नहीं करना है, क्योंकि यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो हम अपने वातावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या को उत्पन्न कर देंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का ये जो पाठ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।